हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान भारती पाठ 4। पाठ का नाम है खनिज एवं धातु। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में पाठ 4 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें देखिए एक प्रश्न दिया गया और इसमें 4 विकल्प हैं। इन्हीं चारों में से कोई सही है। जैसा कि प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। देखिए दोस्तों, संक्षारित मीन्स क्या होता है, यानी कि संक्षारित का मतलब क्या होता है। संक्षारित उसे कहते हैं जैसा कि कोई भी धातु जब वायुमंडल में यानी कि वायुमंडल तथा नमी के संपर्क में आता है तो वो नष्ट होने लगता है, उसी को हम संक्षारित कहते हैं। विकल्प में दिया गया है लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, आगे दिया है तेल लेपित लोहे की छड़। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। अगर खुली स्थानों में रहेगी तो वायुमंडल के संपर्क में आएगी तथा नमी के संपर्क में भी आएगी, तो जो लोहे की छड़ होगी वो नष्ट होने लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो विकल्प दिया है सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। तो इसका सही हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। विकल्प है फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन, गुरुत्वीय पृथक्करण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निस्तापन। ये सांद्रण की विधि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके लिखा है, जैसा कि हमने यहाँ पर नीले रंग से लिखा है। यहाँ पर रिक्त स्थान था, हमने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की है। तो पहला प्रश्न है सोडियम धातु को यहाँ पर रिक्त स्थान है में रखते हैं। तो सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। आगे दिया है ख नंबर, जंग लगने के लिए तथा आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं, पहला ऑक्सीजन और दूसरा नमी। तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है। आगे दिया है ग नंबर, धातु से तार बनाने का गुण कहलाता है। तो जब हम धातु से तार बनाते हैं इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो हमने यहाँ पर भरा है तन्यता। आगे दिया है कि जिन खनिजों से धातु का निष्करण किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो जब हम खनिजों से धातु का निष्करण करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया है। दिया है कि हीरा कार्बन का रूप है, ये क्या है हमारा, सही है। आगे दिया है हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि हेमेटाइट नहीं बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये क्या है हमारा, सही है। आगे दिया है क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, ये क्या है हमारा, गलत है। आगे दिया है प्रश्न दिया है संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये क्या है हमारा, सही है। जो संगमरमर होता है वो चूने के पत्थर से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये क्या है हमारा, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये हमारा पहले का था, ये हमारा क्या है, असत्य है, यानी कि गलत है। आगे दिया प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से सही मिलान कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर मिलान किया है। देखिए यहाँ पर दिया है बॉक्साइट, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का।
आगे दिए गलेना, गलेने का क्या होता है? लेड यानी कि शीशा। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन यानी कि लोहा। आगे दिया है पायरो, दिया इसमें पायरोलुसाइट यानी कि मैग्नीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु खनिजों से धातुओं का निष्करण सरलता पूर्वक किया जाता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कि खनिज किसे कहते हैं? जिन्हें हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और खनिज से धातुओं का निष्करण हम सरल पूर्वक यानी कि सरलता से करते हैं, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, धातु कर्म से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु कर्म किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है धातुओं की आघातवर्धनता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनता कहते हैं तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब हम धातु को पीटकर चादर बनाएंगे यानी कि चादर के रूप में परिवर्तित करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? आघातवर्धनता कहेंगे। अगर हम धातु को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करेंगे तो उसे हम तन्यता कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, धातुओं का संचरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह यानी कि जंग या लेप जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर होती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण हैं। यानी कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है? जब हम धातुओं को खुली या नमी या हवा में रख देते हैं या जब वर्षा होती है तो हम पानी में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वस्तु के नीचे जो होता है सतह वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। उसी को हम धातु का संरक्षण करते हैं। इसी क्रिया को जब धातु में जंग लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? धातु कमज़ोर हो जाता है तथा जो सफ़ेद यानी कि जस्ते के बर्तन होते हैं उन पर क्या होता है? सफ़ेद रंग हो जाता है। ये सब क्या है? धातुओं का संक्षारण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना तथा चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। च नंबर, मिश्र धातु क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 6, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो खनिज जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए हमने लिया है लोहा, अभ्रक, कोयला आदि। यानी कि जो पदार्थ हम पृथ्वी के धरातल यानी कि नीचे से खोद कर निकालते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आगे दिया है अयस्क, ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्करण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाता है। जैसा कि बॉक्साइट, जिप्सम, कैलेमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए जो कि द्रव अवस्था में रहता है। धातु क्या है? पारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया
को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब किसी भी धातु का हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमने उदाहरण के लिया है सोडियम यानी कि Na। जब हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए लिया है Na+O2 यानी कि Na यानी सोडियम और O2 यानी ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, O2 यानी ऑक्सीजन होता है और ऑक्साइड का सिर्फ O होता है। तो देखिए यहाँ पर Na+O2, तो जब हम करेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि Na यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन का जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम ऑक्साइड यानी कि NaO यानी कि सोडियम ऑक्साइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, NaO प्राप्त होगा यानी कि सोडियम ऑक्साइड। तो हम देखेंगे कि हमने जो समीकरण बनाया है तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो समीकरण संतुलित है या असंतुलित। हमें पता है कि अभिकारक का जो होता है, अभिकारक व उत्पाद जो होता है वो दोनों का अणु समान होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हमारा कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो देखेंगे जब हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे यानी कि 2 से यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 2Na, उसके बाद 2O हो जाएगा। फिर देखेंगे कि हमारा Na तो 1 ठो है और यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे यानी कि यहाँ पर भी हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी बनाता है यानी कि सफ़ेद पाउडर। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम का हम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हम किसका करेंगे, Mg का क्रिया कराएंगे O2 से यानी कि ऑक्सीजन से, तो हमारा बनकर तैयार होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। क्या बनकर होगा रेडी, MgO। तो हम देखेंगे जैसा कि हमने समीकरण बना दिया है तो देखेंगे हमारा जो समीकरण बना है वो संतुलित है या असंतुलित। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमारा है 2 ठो है और यहाँ पर कितना है, 1 ठो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया है तो हो जाएगा 2MgO यानी कि यहाँ पर जो O की संख्या यानी कि ऑक्सीजन है वो 2 हो गया यानी कि हमारा यहाँ पर तो संतुलित हो गया। जैसा कि हमने इसको संतुलित किया है तो उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि कहीं गुणा करने से हमारा कोई और तो असंतुलित नहीं हो गया। तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पर 2Mg हो गया यानी कि 2 ठो Mg हो गया और यहाँ पर Mg कितना है, 1 है यानी कि मैग्नीशियम कितना है, 1 ठो है। तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा सही 2Mg+O2 बराबर 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया है धातु तथा धातु की जल से क्रिया लिखिए। जैसा कि देखिए दोस्तों, जब हम धातु तथा धातु की जल से क्रिया करेंगे तो उत्तर हो जाएगा धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती है, अधातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है। यानी कि जब हम धातु का जल से क्रिया कराएंगे सामान्य ताप पर तो वो क्या करती है, H2 गैस निकालती है और जो अधातु होता है वो जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा लोहा बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तांबा आंध्र प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तथा सोने कोलार खान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, धातुओं की जल के साथ क्रिया अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। जैसा कि हमें पता है कि जब हम धातुओं
के साथ जल का क्रिया कराएंगे तो क्या बनकर तैयार होगा, धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि हमने उदाहरण के लिए लिया है यहाँ पर सोडियम यानी कि Na, क्या लिया हमने, सोडियम लिया है। तो जब हम सोडियम के साथ जल का क्रिया कराएंगे यानी कि क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है यानी कि H2। तो देखेंगे हम यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिया है सोडियम यानी कि Na और देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, जल। जल का होता है H2O। जब हम इसका क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। देखिए दोस्तों, OH यानी होता है हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा हमारा NaOH प्लस हमने बताया कि हाइड्रोजन गैस बनाता है यानी कि प्लस H2, यानी कि ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो हम देखेंगे जैसा कि हमने समीकरण बनाया तो हमारा समीकरण सही है या गलत है। तो जैसा कि हमने बनाया NaOH प्लस H2, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर Na क्या है, 1 है और यहाँ पर H2 क्या है, H क्या है, 2 ठो है, क्या है H2 यानी कि H 2 ठो है और वो क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों मिलाकर हो गया 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ पर संतुलित हो जाएगा और यहाँ पर भी संतुलित हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया, जो हमारा था H2O को, जब हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर गुणा किया 2 से। तो हम देखेंगे उसके बाद कि गुणा करने पर कोई और तो असंतुलित नहीं हो गया, कोई और अणु असंतुलित हो जाएगा तो हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। तो देखेंगे कि हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया तो जो हमने यहाँ पर तो H को कर दिया, यानी कि H को हमने यहाँ पर 4 बना दिए, लेकिन देखेंगे कि Na 2 हो जाएगा। तो Na यहाँ पर तो 1 था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया तो हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस H2। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब मैग्नीशियम का हम जल के साथ क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 बनाता है। तो हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस जल का हो जाएगा H2O बराबर में क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO अब प्लस क्या निकालेगा, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। तो हम देखेंगे कि हमने जो समीकरण बनाया है वो हमारा संतुलित है या असंतुलित। तो देखेंगे कि यहाँ पर Mg का कितने अणु हैं, 1 और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये हमारा जो समीकरण है ये हमारा पहले से ही संतुलित है, इसे हमें संतुलित नहीं करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब हम सोडियम को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है यानी कि H2। तो हम करेंगे तो Na प्लस H2O यानी कि सोडियम तथा जल से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2 गैस हाइड्रोजन गैस बनाता है यानी कि H2। तो हम देखेंगे कि जैसा कि हमने समीकरण बनाया है तो ये हमारा संतुलित है या
असंतुलित है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। H2 दिया है तो 2 है, और यहाँ पर H के पास में 1 है और यहाँ पर H2 है यानी कि 2। तो ये दोनों मिलाकर हमारा हो गया 3, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, 2। तो हम क्या करेंगे, इसे भी संतुलित बनाएंगे तथा 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारा संतुलित हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से गुणा किया, यानी कि यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया तो हमारा ये तो संतुलित हो गया। यहाँ पर 2 से गुणा किया तो 2 दूनी के 4 तो हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारा Na है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा किए तो 2 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे तो 2Na हो जाएगा और यहाँ पर भी 2Na हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2Na हो जाएगा, यहाँ पर भी 2Na हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 यानी कि 2H2O हो जाएगा, और यहाँ पर NaOH हो जाएगा, यानी कि हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया सोडियम कमरे की सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब हम सोडियम धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। हमने यहाँ पर देखिए लिखा है, यानी कि हमने लिया है Na, यानी कि धातु क्या है, सोडियम Na, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा Na2, यानी कि यहाँ पर दिया है देखिए Na यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो NaO हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम कि ऑक्सीजन का 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा 2Na हो जाएगा, यानी कि और यहाँ पर भी 2 रहेगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4Na + O2 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु तथा अधातु में अंतर निम्न है। हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए गुण, धातु, अधातु। गुण क्या है, भौतिक अवस्था। धातु क्या रहता है, ठोस, कठोर, चमकदार। अधातु द्रव, गैस, ठोस, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। आगे दिया है घनत्व, गलनांक। क्या होता है, धातु में क्या होता है, अधिक होता है और अधातु में कम होता है। उष्मीय एवं विद्युत चालकता, सुचालक होता है धातु में तथा अधातु में कुचालक होता है। आगे दिया आघातवर्धीयता या तन्यता। इसमें दिया धातु में आघातवर्धीयता एवं तन्यता, और यहाँ पर दिया भंगुर एवं तन्यता विहीन, यानी कि इसमें तन्यता विहीन होता है। आगे दिया है जल से क्रिया। यहाँ पर धातु में है सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकलती है, और अधातु में है सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है। आगे दिया है धातु के संरक्षण। देखिए बच्चों, दिया इसमें धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु के संक्षारण की रोकथाम की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित है। देखिए पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर। धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। आगे दिया है ग्रीस या तेल लगाकर। नए औजारों जैसे कैंची, चाकू, मशीन आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। आगे दिया है गैल्वेनीकरण, यानी कि धातु चढ़ाना। लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलने हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है।
आगे दिया है इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की प्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। आगे दिया है मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्रण मिश्र धातु है जिनमें आसानी से जंग नहीं लगता है। आगे दिया है तवे की हैंडल में लकड़ी क्यों लगती है, यानी कर तवे की हैंडल में लकड़ी क्यों लगाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी ताप का कुचालक है। इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलता, इसलिए तवे की हैंडल को लकड़ी लगी रहती है, यानी कि इसीलिए तवे की हैंडल लकड़ी से बनी होती है, क्योंकि जो लकड़ी होती है ताप का कुचालक होता है, इसलिए पकड़ने पर हाथ नहीं जलता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों।